पहले के चुनाव आयोग में और अभी के चुनाव आयोग में कोई फर्क आया है क्या? अभी जो एआई समिट हुई दिल्ली में, क्या सिग्निफिकेंस रही, क्या रिलेवेंस रही इसकी भारत के लिए? मुझे बताइए कि आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं? राजस्थान गवर्नमेंट का जो बजट आया, इसमें जो है टोटल रिसीप्ट्स और पेमेंट्स क्या है? अपने बारे में कुछ बताएं, नाम लिए बगैर। जी सर, मैंने एनआईटी रायपुर से बीटेक किया हुआ है आईटी ब्रांच में, और वर्तमान में मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में जेसीटीओ के रूप में कार्यरत हूँ। और मैं स्टैमरिंग से ग्रस्त लोगों की हेल्प करता हूँ। ये आपका परिचय है। राजस्थान में कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। बांसवाड़ा से। ठीक है। आज का पेपर देखा आपने? जी सर। क्या आज समाचार देखे? पहला समाचार ये था कि सर, अमेरिका के जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने जो राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा जो कि टैरिफ लगाए गए थे, उन पर रोक लगा दी है। दूसरा, भारत पैक्स सिलिका में सम्मिलित हुआ है। और तीसरा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अ, बंगाल में एसआईआर के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की है। अच्छा। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने को अब क्या भारत और यूएस के बीच में तो डील हो रही थी, Yes. उसके पे क्या असर आएगा? अब भारत के जो उत्पादों पे 18% जो टैरिफ लगा था, वो खत्म हो जाएगा, जिससे भारत के निर्यातकों को काफी फायदा होगा उससे। खत्म हो जाएगा? ट्रम्प तो कह रहे हैं कि कोई इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो कहा है, लेकिन अभी ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैंने वापिस सभी देशों पे 10% में टैरिफ लगाऊंगा। अब इस पे क्या होता है वो सर कानूनी मुद्दा है वहाँ का, बट बाकी एक वर्तमान की स्थिति तो यही है कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। अच्छा। चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत क्या है? अवरोध और संतुलन का सिद्धांत क्या है? सॉरी सर। अमेरिकी संदर्भ में पूछ रहा हूँ सॉरी सर। के बारे में। ठीक है। एसआईआर क्या है? एसआईआर सर, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्वाचक जो नामावली है, उसको अपडेट करने की एक प्रक्रिया है, अच्छा। क्यों कराना जरूरी होता है? ताकि समय समय पर जो उसमें जो त्रुटियां रहती है, जो मृत व्यक्ति है, उनके नामों को हटा दिया जाए, और जो डुप्लीकेशन है उनको भी खत्म किया जाए। उसके लिए जो अपडेट करना जरूरी होता है तो इतनी कंट्रोवर्सी कहाँ से होगी? तो बंगाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया। क्या कंट्रोवर्सी है इसमें? सर। बंगाल की जो सरकार है, उन्होंने निर्वाचन आयोग पे एक आरोप लगाया था कि ये सरकार के नियंत्रण में सारा, मतलब सारा प्रोसेस हो रहा है। और दोनों, निर्वाचन आयोग और बंगाल सरकार दोनों माननीय उच्चतम न्यायालय में गए थे, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभी वर्तमान में जो एसआईआर की प्रक्रिया है, उसमें न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, तो दोनों हाँ, आपस तो में। ये तो पूछ रहा हूँ क्यों ऐसा क्या दिक्कत हो गई थी जिसके अंदर। और जब से ये हुआ जहाँ तो विपक्ष वाले ऐसे ही बोलते रहे, लेकिन यहाँ इतनी दिक्कत आई कि न्यायालय कह रहा है कि हाँ, हमारा अधिकारी भी वहाँ पर रहेगा, न्यायिक अधिकारी। ऐसा क्यों? माननीय उच्चतम न्यायालय ने वहाँ की सरकार के लिए कहा है कि उन्होंने इसमें सहायता नहीं करी है, वहाँ उन्होंने अधिकारी उपलब्ध नहीं कराए, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आप न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है वहाँ पर। अच्छा। पहले के चुनाव आयोग में और अभी के चुनाव आयोग में कोई फर्क आया है क्या? फर्क सर, पहले एक सदस्यीय आयोग था, अभी 3 सदस्यीय आयोग है। और अभी कुछ अभी भी चेंज हुआ है कि कुछ? अभी सर जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के संदर्भ में सर हुआ है चयन। सॉरी सर, मैं अभी आइडिया नहीं। अच्छा, आइडिया नहीं है। चलो, ठीक है। ये बताओ आप, अभी राजस्थान का बजट आया था, कौन जिस सी 3 चीजें ऐसी आपको लगी जो आप बताना चाहेंगे कि मेरे को बहुत अच्छी लगी साहब ये 3 चीजें? पहला सर, एक राष्ट्र सुरक्षा योजना शुरू की है, जिसके तहत यदि कोई आपातकालीन स्थिति में जो क्रिटिकल सेंटर्स खोले जाएंगे, ताकि उनको आपातकालीन स्थिति में जो रोगी है उनको सहायता मिले। दूसरा, डिजिटल कृषि के लिए जो
किसानों में के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने की बात कही गई है। और तीसरा सर मिशन हरियाणा और राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये 3 चीजें आपको पसंद जी सर। है? आपने पैक्स सिलिका का नाम लिया, ये क्या है? पैक्स सिलिका सर अमेरिका के नेतृत्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और उभरती हुई तकनीकों के लिए विभिन्न देशों के मध्य सहयोग के लिए एक मंच तैयार किया है उन्होंने। इसमें चाइना भी है क्या? चाइना नहीं है सर। तो चाइना तो एआई का एक बड़ी पावर है, तो चाइना नहीं है तो कैसे करेगा? इसका रिलेवेंस क्या हो? सर चूंकि अमेरिका के नेतृत्व में है और अमेरिका और चाइना के मध्य दोनों के शीत युद्ध चलता रहता है, इसलिए वो चाइना इसमें नहीं है सर। अच्छा, इंडिया है इसमें? इंडिया अभी ज्वाइन हुआ है 10वें सदस्य के रूप में, कल ही ज्वाइन हुआ है। अच्छा, और कौन है सदस्य, कुछ बता सकते हो? इसमें अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन, हम्म, फ्रांस है। ठीक है। अभी जो एआई समिट हुई दिल्ली में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस रही, क्या रिलेवेंस रही इसकी भारत के लिए? सर भारत के लिए इसमें लगभग 24 लाख लाख करोड़ का निवेश आएगा सर इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में। इससे विभिन्न रोजगार मिलेंगे यहाँ के लोगों को। और भारत वर्तमान में पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे है एआई इकोसिस्टम पे, और इस पे उन्नति करेगा सर एआई के क्षेत्र ये में आप भारत। तो खुद भी कमर्शियल टैक्सेस में आपने कहा कि 24 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इस समिट में कमिटमेंट हुआ है उस चीज़ का, कुछ एमओयू साइन हुआ है? एमओयू साइन तो नहीं सर, वादे किए उन्होंने, जो विभिन्न जो टेक कंपनीज थी उन्होंने, हम्म, कि हम इतना निवेश करेंगे यहाँ पर। तो इंडिया में क्यों निवेश करेंगे एआई के फील्ड में? क्योंकि सर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है एआई कैसे कह इकोसिस्टम। सकते हैं, कैसे कह सकते हैं तीसरे नंबर पे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सर एक रिपोर्ट आई थी दिसंबर में, हम्म, उन्होंने 3rd नंबर पे रैंकिंग दी थी इंडिया को। तो जितने भी हम एआई इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं, ये तो यूएस के हैं या फिर चाइना के हैं? इंडिया के कोई बताओ, कोई एआई की ऐसी अचीवमेंट। इंडिया के सर वर्तमान में भारत विस्तार ऐप लॉन्च करी है। और भारत? भारत विस्तार ऐप, हाँ, ये किस लिए है? सर ये जो भी किसान हैं उनके लिए 24/7 उनको समस्याओं का समाधान करेगी। उनको जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे उनके रिप्लाई देगी वो। और जैसे एग्रीकल्चर में विभिन्न बुआई के संबंध में, कटाई के संबंध में, और मौसम आधारित फसलों के लिए, और विभिन्न वो जानकारी किसान वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो एक कॉल सेंटर तरह के हो गया, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सर इसमें जो चैटबॉट है वो 24/7 उनको रिप्लाई देगा। वहां पर कोई हम्म, भी ह्यूमन नहीं है, वो चैटबॉट ऐसा एआई से डेवलप किया गया है जो उनको सेवाएं देगा। हम्म, ठीक है। आपने रायपुर छत्तीसगढ़ से अपनी इंजीनियरिंग करी? जी सर। अच्छा, एक वहाँ का ट्राइबल एरियाज है और आप बांसवाड़ा खुद एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, जी सर। क्या डिफरेंस पाया आपने दोनों आदिवासी इलाकों में? सर रायपुर तो शहर हो गया, लेकिन जी छत्तीसगढ़ में और जो आदिवासी जिले हैं। सर वहाँ का जो एरिया है वो सर नक्सलवाद से पीड़ित रहा है। हम्म, और राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पर नक्सलवाद नहीं है सर। ये डिफरेंस है। और दूसरा वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो सर बहुत ज़्यादा है। और राजस्थान में वहाँ भी पढ़ाई लिखाई का तो कोई ऐसा मामला है नहीं, तो इतनी अवेयरनेस, इतने आइडियोलॉजिकल रूप से वो इतने बैटलसम कैसे हो सकते हैं कि वहाँ नक्सलवाद आ जाए और बांसवाड़ा में नक्सलवाद का कोई नामो निशान ही नहीं? सर नक्सलवाद 1967 में सर पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। और लगभग इंडिया के 11 राज्यों में ये फैला हुआ था। और वर्तमान में सरकारी प्रयास से काफी हद तक नहीं, मैं नक्सलवाद पे टिप्पणी थोड़ी पूछ रहा हूँ आपसे, जी सर। पूछ रहा हूँ कि उसकी क्या कारण है कि बांसवाड़ा में तो कभी नहीं नक्सलवाद की कोई समस्या हुई नहीं और छत्तीसगढ़ में रही है। सर इसके बहुत से रीजंस हैं। जो राजस्थान का जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर शुरुआत से ही जो मावजी महाराज थे उन्होंने भक्ति के माध्यम से लोगों में नैतिकता का संचार किया था। दूसरा वहाँ पर श्री गोविंद गिरी महाराज भी थे जिन्होंने वहाँ के आदिवासियों को आपस में मिलजुल कर रहना और विभिन्न अंधविश्वासों को
खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास तो किया ये था। समस्या वहाँ नहीं है, मतलब वहाँ अंधविश्वास है और मिलजुल के नहीं रहते? सर चूंकि यहाँ पर प्रयास बहुत ज्यादा हुए हैं, यहाँ पे विभिन्न संतों के माध्यम से और विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा यहाँ पर ज्यादा और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे इस पे रोक लगी है सर। हाँ। आप 4 साल से जीएसटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जी मैम। क्या मुख्यतः क्या काम रहता है आपका? जीएसटी डिपार्टमेंट में जीएसटी को जो काम होता है मैडम, जो भी रजिस्ट्रेशन लेता है कोई व्यापारी, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को हम चेक करते हैं। दूसरा, हर महीने जो व्यापारी रिटर्न जो भरना होता है, तो उनको डिपार्टमेंट के द्वारा कॉल्स जाते हैं कि आप समय पर वो रिटर्न भरिए। और तीसरा, कोई भी जांच आती है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हम उनके जो बिजनेस प्लेस पे जाके जांच करते हैं। और जीएसटी रिटर्न क्या होते हैं? जीएसटी हर व्यापारी को हर मंथ जो उनका जो बिजनेस हुआ है, वो उनको रिटर्न के माध्यम से शो करना पड़ता है कि हमने इतना बिजनेस किया और इतना टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा, और उनको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 एक संवैधानिक परिषद है, जो विभिन्न जीएसटी से संबंधित विभिन्न निर्णय लेती है, जिसमें जो केंद्र का मत मूल्य है वो 25% है और राज्यों का मत मूल्य 75% है। कौन से संविधान संशोधन से लेके आया था ये? ये 100वें संविधान संशोधन, सॉरी 100 101वें संविधान 101, सॉरी। ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, वोटिंग शेयर क्या बताया आपने, कितना रहता है? राज्यों का 25 है, सॉरी राज्यों का मिला के 75 है और सेंटर का 25। अच्छा, ठीक है। मुझे बताइए कि आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैं अपने दोस्तों से बातें कर लेता हूँ। और दूसरा, जैसे मैं स्टैमरिंग से ग्रस्त जो लोग हैं उनकी भी, क्योंकि मैं भी इससे ग्रस्त रहा हूँ और अभी भी है प्रॉब्लम, तो उनकी हेल्प करता हूँ, इससे मुझे काफी रिलैक्स मिलता है। भारत का जीडीपी कितना है? भारत का जीडीपी वर्तमान में 3.2 ट्रिलियन डॉलर। 3.2 या 4.2? 4.2 तो राजस्थान का वो 2047 तक लक्ष्य है। क्या राजस्थान का लक्ष्य 4.2 ट्रिलियन डॉलर? राजस्थान का? राजस्थान की जीडीपी हम्म 4.2 ट्रिलियन, हाँ, 2047 तक का 4.3 है सर, एग्जैक्टली सॉरी, 4.3 ट्रिलियन डॉलर। वर्तमान में 21 लाख डॉलर है यहाँ की जीडीपी राजस्थान की। ऐसी है सर। चलिए कोई बात नहीं, बताइए जीएसटी रिटर्न, जीएसटी कितना राजस्थान को कितना आया इस साल का? इस साल का 72,000 करोड़ जीएसटी से मिला है, स्टेट जीएसटी से। तो आपको लगता है ये सफिशिएंट है या और होना चाहिए था? और एक्चुअली मैम, इसमें टारगेट्स दिए रहते हैं, तो टारगेट्स 100% तो अचीव नहीं हुए हैं, इसमें और भी प्रयास किए जाने चाहिए थे मैम। ठीक है। पीएम राहत स्कीम आई है एक, क्या है ये? सॉरी मैम। ये पता आपको? अभी भारत और फ्रांस की एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बातचीत चल रही थी। भारत फ्रांस से कौन कौन से वेपन्स लेता है? पहला तो मैडम राफेल लिया हुआ उन्होंने, और दूसरा अभी हैमर मिसाइल के लिए डील हुई है, और तीसरा H-125 हेलीकॉप्टर भी दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक है। आपने अभी सर से जब आप बात करी थी तो आपने कहा था कि एआई में भारत 3rd नंबर पे है। कौन से 3 ऐसे मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है एआई फील्ड में? एआई फील्ड में भारत के हैं, परंतु वो विदेशी कंपनियों में है वर्तमान में। जैसे श्री सुंदर पिचई हैं, जो गूगल के सीईओ हैं, ठीक है। और श्री सत्या नडेला हैं, वो क्या, वो किस कंपनी के वो हैं? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और अभी दो याद आ रहा कोई बात नहीं। जीपीयू क्या होता है? ग्रॉस प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग हाँ, यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये एआई के लिए विभिन्न ये यूनिट्स लगाई जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होते हैं, ताकि ताकि विभिन्न डेटा का एनालिसिस कर सकें और विभिन्न मॉडल डेवलप किया जा सके। आपके एआई डिपार्टमेंट में हाल ही में एआई का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? वर्तमान में जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा ITMS एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जहाँ पर
जो भी व्यापारी हैं और जो भी करदाता और जो इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो वहां पर जाके उनके जो भी क्वेरीज है वो वहां पर पूछ सकते हैं और ये 24/7 हेल्प मिलती है उनको। दूसरा, हमारे डिपार्टमेंट में जो टैक्स चोरी के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म है जहाँ से एआई के माध्यम से उनकी विभिन्न फाइलों की स्क्रूटनी होती है। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि जो आप कह रहे हो जीएसटी में टारगेट बढ़ाने के लिए टारगेट दिए गए हैं, ऐसे टैक्सेस में भी टारगेट दिए जाते हैं क्या? दिए जाने चाहिए क्या? आप क्या समझते हैं? सर, टारगेट तो दिए जाने चाहिए, तो तभी तो क्यों? ये तो स्वतः होना चाहिए, जितने सेल उसके अनुसार आपने कर रखा है, सिस्टम फिक्स है, तो टारगेट बढ़ाने की बात कहाँ आ गई है इनमें? चूंकि सर सरकार के पास फंड की कमी रहती है और इसलिए ये कोई बात थोड़ी है, जितनी एक्टिविटी होंगी उतना ही तो टैक्स आएगा। परंतु सर जो टैक्स चोरी बहुत होती है लोगों के द्वारा, तो उनको रोकने के लिए और कर की आय को बढ़ाने के लिए, सरकारी आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास करने के लिए टारगेट्स दिए जाते हैं ताकि आप अधिक से अधिक प्रयास करो और अच्छा आप और रेवेन्यू बढ़ाए सरकार का। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन से टैक्सेस से सबसे ज्यादा आय होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से होती है सबसे ज्यादा। इनकम टैक्स से होती है, जीएसटी से नहीं क्या? जीएसटी से 3rd नंबर पे। थर्ड नंबर पे। अच्छा, राजस्थान गवर्नमेंट का जो बजट आया, इसमें जो है टोटल रिसीप्ट्स और पेमेंट्स क्या है? एग्जैक्ट अभी मेरे को आइडिया नहीं। कोई आइडिया? टोटल बजट 6,10 करोड़ का है हाँ। और 3,25 करोड़ के अराउंड रिसिप्ट है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। हम्म। अच्छा, ये जीएसटी जो है इसका तो स्पेसिफिक बंटवारा है, स्टेट को कितना जाएगा, सेंटर को कितना जाएगा, तो उसके बाद जो टैक्सेस बटते हैं उसमें भी जीएसटी का फिर बटाव होता है क्या स्टेट्स के साथ में? जी सर। होता है। जैसे आईजीएसटी सर जो होता है हाँ, वो आईजीएसटी तो अलग चीज हो गई, वो आईजीएसटी तो यूनियन टेरिटरी को चला जाता है, नो वो तो पहले ही बट गया, 9% सेंटर को चला गया, 9% स्टेट को आ गया। स्टेट को आ गया। पर जो 9% है उसमें से फिर स्टेट को कुछ हिस्सा मिलता है क्या? सर जो केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा जो हाँ 41% जो राज्यों को दिया जाता है उसमें से वो अपनी आय का देते हैं, बाकी 41% का क्या आधार बनाते हैं? ये सही है क्या आपके हिसाब से? सर इसके लिए एक वित्त आयोग बनाया हुआ है और हाँ। वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन होती है उनके अकॉर्डिंग। नहीं, आप देखते होंगे ना कि भाई ये इस वित्त आयोग ने इन पैरामीटर्स को लेके स्टेट्स को दिया है, तो ये सही है या इसमें और कुछ होना चाहिए था? आप क्या समझते हैं? सही है सर। सही है। अच्छा, पर ये तो ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कुछ मानक बनाए हुए हैं, कौन कौन से मानक हैं? तो मानक सर उसमें एक पहला तो आय में अंतर है, दूसरा जनसंख्या है और तीसरा जो कर के लिए आपने जो प्रयास किए हैं, चौथा जो वो तो हट गया है। वन का जो एरिया है, वन का क्या? जो मतलब फॉरेस्ट का एरिया है एरिया। हाँ। और इधर मुझे याद आ रहा है सर। जीएसटी भी है क्या उसमें कंपोनेंट कोई? जीएसटी नहीं है सर, श्योर है? जहां तक मुझे पता है सर जीएसटी नहीं। इसमें कुछ और ऐड किया जाना चाहिए क्या? आप ऐसे सोचते हैं कि स्टेट को जो है कोई, जैसे मैं कहूँ राजस्थान को इस बार फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्ट सर मैंने अभी देखा नहीं है उसमें कितना % राजस्थान को मिला है। चलिए ये बताइए, मानक तो आपको मालूम है, तो कौन सा मानक ऐसा और है जो और ऐड होना चाहिए? और जैसे सर जो नवीकरणीय ऊर्जा में जो लोग ज्यादा प्रयास कर रहे हैं उनको और फंड मिलना चाहिए, ठीक जैसे है। जैसे राजस्थान बहुत प्रयास कर रहा है नवीकरणीय। अच्छा, जो अभी जो सीपीआई मानक है, सीपीआई जो इंडेक्स है ना हमारा, इसके भी कुछ बदलाव किए गए हैं इसमें, क्या क्या बदलाव हुए हैं बता सकते हैं? सॉरी सर मैंने देखा नहीं। सीपीआई जानते हैं आप, क्या होता है सीपीआई? जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स होता है, क्या काम आता है ये? महंगाई को मापने का एक तरीका है। तरीका। पर काम क्या आता है ये? महंगाई तो माप लिया आपने, पर क्यों मापते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? सीपीआई सर जो उर्जित पटेल की जो समिति बनी थी आरबीआई, उन्होंने डब्ल्यूपीआई के स्थान पर सीपीआई को मुख्य सूचकांक वो तो बनाने के ठीक है, वो अलग चीज है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसके बारे में बताइए। सर महंगाई के लिए आरबीआई के द्वारा विभिन्न प्रयास किए जाते हैं महंगाई को रोकने के लिए, तो वहां पर सीपीआई काम आता है। चले कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि परमाणु ऊर्जा
जी सर। राजस्थान में कहाँ बनती है? फर्स्ट तो सर रावत भाटा में बन रही है, और हम्म। अभी एक बांसवाड़ा में का अभी क्यों शुरुआत हुई है। बांसवाड़ा कोई क्यों चुना है? ये सेंटर में किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को क्यों नहीं चुना? सर परमाणु जो प्लांट चुनने के बहुत से रीजन होते हैं। हाँ। पहला तो ये होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर होना चाहिए। दूसरा, उस प्लांट को निरंतर पानी की सप्लाई होनी चाहिए, तो वहां पर माइडेम भी है। और तीसरा ये रहता है कि एक ऐसे स्थान पर उसका होना यदि कोई घटना भी हो जाए तो जनहानि काफी कम हो चुकी है, इसलिए उनको जंगल एरिया लिया गया है बांसवाड़ा में भी। क्या नीति है सरकार की अभी परमाणु ऊर्जा के लिए? परमाणु ऊर्जा के लिए अभी तो बांसवाड़ा में तो सर 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगाया लगाया, गया। पर नीति क्या है अभी सरकार की? क्या नीति है इसको, परमाणु ऊर्जा को क्या टारगेट है 2047 के लिए? क्या करना चाह रही है सरकार? सॉरी सर। कहाँ है परमाणु ऊर्जा के जो हो? परमाणु महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में तारापुर में है, और यूपी में नरोरा में है, और कर्नाटक में है कलपक्कम और केगा। कलपक्कम कर्नाटक में है? वो तमिलनाडु में है सर। कर्नाटक में केगा है। केगा सर, एग्जैक्टली सर मुझे आइडिया नहीं वैसा है। और एक राजस्थान में रावत भाटा है। नहीं है। ठीक सर। आपका इंटरव्यू पूरा। थैंक यू सर।